ਲਾਈਟ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰੂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ थोड़े अच्छा तो नहीं ना पह रही दोनों वो तो आप लाइट वे में कन्वर्स दोस्तों इसको आप काउंटर मत करिए, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा। ठीक है। एक सुंदर आपने एक पॉइंट नोट किया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि फिर उसको सारा कैबिन कूल करना पड़ेगा ऊपर आने के लिए। आप वही चीज़ नहीं, अब ऐसा ना उसमें क्या रहेगा कि अब जो कोल्ड एयर है वो अगर नीचे बैठ रही है होने की वजह से, या बट मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि ब्रांड कोई भी ब्रांड है वो ये कमेंट्स आए हैं ऐसे, मैं तो आपको ऑनेस्टली बताऊं। अच्छा कमेंट्स आए हैं ऐसे कमेंट्स आए हैं कि यार हमारे मतलब दे आर जस्ट सेइंग कि वेंट्स की प्लेसमेंट इज नॉट करेक्ट। दोस्तों फिर ऐसा है कि देखिए ये तो अभी का भी हाँ मेरी स्क्रीन आई लेवल पे है, जिस लेवल पे मेरा वो स्टीयरिंग और वो रहते हैं डायल्स, लेफ्ट में स्क्रीन है जी, उसके नीचे वेंट्स है। अब उसको ठीक है आप ऊपर कर सकते हो, बट एक सीधा होने में और नीचे से ऊपर लाने में हवा वेस्ट हो रही है। सुंदरदीप जी ऐसा है कि ये तो अब फिजिक्स का लॉ तो कोई नहीं चेंज कर सकता कि कोल्ड एयर नीचे जाएगी। हाँ बिल्कुल। अब वेंट्स की प्लेसमेंट नीचे है, हवा नीचे बैठ रही है और जो वार्म एयर है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा वो ऊपर आ रही है, जिसकी वजह से हमारे सर के ऊपर के लेवल जहाँ फेस के लेवल तक हमें उतना नहीं फील होता टेम्परेचर। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अगर ऐसा है मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि जब इकोनॉमिकली और डिज़ाइन होती है गाड़ी, इंटीरियर डिज़ाइन होता है, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और मैंने किया सेल्टॉस के अलावा उसका भी वही चीज़ है कि वो आपको जैसे मालूम है कि स्क्रीन और वो इंटीग्रेटेड है। हाँ इंटीग्रेटेड। उसके अलावा जितनी मैंने मॉडर्न गाड़ियाँ देखी हैं जी, क्रेटा या हुंडई की सभी गाड़ियाँ, महिंद्रा की, टाटा की नेक्सॉन नहीं, उनके एसी वेंट्स को आपकी जो हेड है मतलब उसके ही सामने रखा गया है। हाँ जी उसके लेवल पे रखा गया है। बाकी नेक्सॉन का नीचे है और एक मुझे सेल्टॉस का भी लगा कि उसके नीचे है, बट इनका ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। बट जैसे आपने बोला कि अभी हमें वो बैंड मिल गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो साउथ इंडियन, देखिए ट्रिपिंग का इशू था सुंदर जी, साउथ इंडियन जो हमारे दोस्त हैं, कुछ कर्नाटका में भी अभी गर्मी पड़ रही है, अभी तमिलनाडु में पड़ रही है, अभी केरला में पड़ रही है, तो पहली बात तो उनको देखिए हिंदी का भी थोड़ा सा इशू रहता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कैप्शन नहीं, मुझे इसमें मैं कैप्शंस जो है डलवा दूंगा, इसको मैं ट्रांसलेट करवा दूंगा। बट हो सकता है कि अगर उनको समझ में आ जाए तो दे कैन टेल अस कि हाँ हमें फर्क पड़ा है अभी बम्पर टू बम्पर, क्योंकि चेन्नई जैसे शहर में बम्पर टू बम्पर में पता चल जाएगा डिफरेंस, पता चल जाएगा एक दिन में पता चल जाती है कि यार मैंने फिक्स आपको बता दिया। ऐसी सर्विस हम करवाते हैं जब तुरंत फर्क पता चल जाता है कि यार अभी सही लेट कर। दोस्तों अब मैं आपको एक लाइव एक एग्जांपल के साथ आपको मैं कर पाऊंगा। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि खासकर हमारे नॉर्थ इंडियन पंजाब में हमें पता था वोल्टेज की बहुत दिक्कत रहती है, फ्लक्चुएशन की या कम की। अब जो वोल्टेज रहती है दैट डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ अ मोटर और अ कंप्रेसर। हाँ जी सही कह रहे हो। अब आपने देखा होगा जब पीछे से वोल्टेज कम आती है, स्टेबलाइजर अगर ना लगाओ तो एम्पेयर्स भी ज्यादा होते हैं क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट और ये वोल्टेज। अब अगर वोल्टेज कम है मतलब कि अगर स्पीड कम है अगर कंप्रेसर की, तो कूलिंग भी हैम्पर होती थी। आपने नोट किया होगा कि समर्स में खासकर हमारे पंजाब में जब वोल्टेज कम होती है तो उस टाइम पर इवन जो रूम कूलर्स होती हैं वो भी स्लो चलते हैं। हाँ जी, और एसीज होते हैं, अगर बाहर वाली वोल्टेज अराउंड 200 या 195 या 205 रहती है, तो ये मैं ऑन देखिए जो तो हैं फिजिक्स के जहाँ साइंस बैकग्राउंड वो तो समझ जाएंगे ये चीज़। बट अगर वोल्टेज कम होगी उसकी स्पीड भी कम होगी ऑब्वियसली। अब वोल्टेज के हिसाब से स्पीड डिटरमिन होती है ना, जो है जैसे हमने 1500 आरपीएम अगर फैन की जो स्पीड रहती है सीलिंग फैन की, तो वो 230 वोल्टेज पे होती है। तो अब वो 200 पे तो 1500 आरपीएम चलेगा। अब हमें पता ही है कि वोल्ट, तो ऐसे ही मैंने जो आपको आइडल आरपीएम की बताई है कि आरपीएम कम होने की वजह से जो ट्रिप करता था उसकी वजह से उसका प्रेशर नहीं बन पाता था जी। अब उन्होंने आरपीएम बढ़ा दिए, कंप्रेसर की स्पीड भी बढ़ गई आइडल पे और वो ट्रिप भी नहीं करता, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो से मेरे जो टेक्स है वो ये है कि पार्ट्स में कोई कटौती नहीं की गई थी, ब्रांड भी जो है रेगुलर जो यूज हो रहा था वही कंप्रेसर उसमें दिया जा रहा था, कोई कंपोनेंट फिजिकल कंपोनेंट कोई फिजिकल। और बीसीएम की सेटिंग्स जो है नई गाड़ियों के हिसाब से सेट किया गया थोड़ा सा उसमें जो देखिए उसमें ना एल्गोरिदम रहता है हर एक का, जिसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं, नई गाड़ियों के हिसाब से किया गया। एसी का अलग से रहता है और लाइटिंग का अलग से रहता है ना, हर एक काफ़ी चीज़ इन्वॉल्व होती है। बस उन्हें जो एसी वाला पोर्शन था जो उसमें कोडिंग थी उसमें पैम्पर वो चेंज किया है। और ईसीयू में उसके आरपीएम बढ़ाए हैं 20 to 25 और बीसीएम में उसके जो क्लच की जो एंगेजमेंट का जो था उसको थोड़ा सा और उन्होंने कम कर दिया। और मैंने खुद वर्टस का भी मेरा ड्राइव रिव्यू है मेरे चैनल पे, मैंने वो पर्टिकुलरली किया भी एसी के लिए था कि इतना शोर हो रहा है तो 1.0 का टेस्ट करके देखा जाए मैनुअल में, क्योंकि मेरी में तो प्रॉब्लम नहीं थी।
उसमें भी जून के महीने में या जुलाई के महीने में मुझे एटलीस्ट फील नहीं हुआ था। तो मैं अगेन ये बोल सकता हूँ कि या तो ये कुछ गाड़ियों में सेटिंग की थोड़ी बहुत देखिए हो सकता है, 10 ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो सप्लायर है, बीसीएम है चाहे ईसीएम है, वो सेम रहता है। और उनके बीच में जो कोडिंग रहती है, जो प्रोग्रामिंग रहती है, एल्गोरिथम रहता है, वो भी सेम रहता है। तो वही है कि ये चीज बोलना कि ये प्रॉब्लम 10 में से 100 में से 10 गाड़ियों में थी। हाँ, अब इसमें ड्राइवर का भी रोल प्ले करता है। ड्राइवर का रोल प्ले ऐसे करता है, अब कई लोग 10 में से आपको 4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको आदत रहती है अब सेकंड गियर में गाड़ी को चलाने की। हाँ जी। अब अगर ऑब्वियसली अब अगर गाड़ी अगर बड़े गियर में चलाओगे तो उसके आरपीएम और गिरेंगे कम रहे। मतलब कि अगर किसी गाड़ी का अगर कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है, अगर आप मेरे को पकड़ा देंगे, मैं शायद वो ट्रिप ना होने अपनी ड्राइविंग हैबिट के हिसाब से। मालूम है कि आरपीएम कितने रहते तो अगर कईयों के रहते हैं, कई दूसरे गियर में ही क्रॉल करते हैं, और जितना बड़ा गियर उतना इंजन के लोड और उतना ही वो, तो ऑब्वियसली वहां पे तो ट्रिप करेगा। दोस्तों, ये ऑप्ट्रा मैग्नम में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। ऑप्ट्रा मैग्नम में तो 10 की टॉलरेंस थी, उसमें तो इतनी बड़ी दिक्कत थी, गाड़ी आप अगर 50 बार रोकते थे, 50 बार गाड़ी चलती थी, 50 बार एसी कंप्रेसर ट्रिप करता था। मेरे पास ऑप्ट्रा मैग्नम भी है, उस पर मैं आपको लेके आऊंगा, आपको मैं दिखाऊंगा वो चीज। उसमें तो जैसे ही आप आइडल पर अगर आपने एक गियर डाला, एंगेज किया, फर्स्ट किया, जैसे आपने क्लच छोड़ा, एसी के एंगेज और डिसएंगेज उसी टाइम आवाज आती है, टक होता है, वो क्लिक की आवाज आती है, एसी बंद हो गया। और जब चलाई तो वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई, आज तक नहीं सॉल्व हुई कभी। मैं 4-5 साल से वो ऑप्ट्रा मैग्नम चला रहे हैं, मैं लेके आऊंगा उसको। मैं आपको व्यूवर जो भी हैं, स्पेशली मैं गाड़ी लेके आऊंगा, स्पेशली आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो ट्रिप कर रहा है। तो ये बात नहीं है कि ये चीज़ नहीं प्रॉब्लम आई, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी था, काम किया गया। मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि प्रॉब्लम थी क्या, मैंने वो बता दिया। नथिंग टू डू विद द रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, दैट्स इट। तो इसका टेक ये है कि बीसीएम की सेटिंग्स जो हैं वो ठीक कर दी गई हैं, ब्रांड ने श्योरिटी दिया कि अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो 2 चीज़ें की है मैंने आपको बता दी। बिल्कुल। और 1.5 में पहले दिन से कोई दिक्कत नहीं थी। ऑटोमेटिक उसके स्क्रीन में एक 2 मिनट में आप जवाब दे दीजिए। ऑटोमेटिक में दिक्कत मुझे नहीं लगा जैसे है, तो हाउ कम? ऑटोमेटिक में दिक्कत नहीं है? नहीं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं थी ऐसे। ठीक है। बम्पर टू बम्पर भी मुझे लगा ही नहीं कभी। नहीं, ऐसा नहीं होता। और मैं हमेशा 22 डिग्री करके रखता हूँ। सर, इसमें तो बड़ा क्लियर कट है, आप शायद स्माइल भी करेंगे इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ऑटोमेटिक में गियर टेंडेंसी को सेट करने का या ड्राइविंग का ह्यूमन फैक्टर खत्म हो जाता है। हाँ जी, ट्रू। वो आपकी बात आगे क्लच वाली खत्म होगी। अगर 10 ड्राइवर होंगे तो वो ड्राइवर नहीं डिसाइड करेगा कि मुझे किस गियर में और कितने एक्सीलरेटर का इनपुट देकर मैंने गाड़ी को चलाना है। ड्राइवर वाला फैक्टर कंट्रोल्ड है सारा ऑटोमेटिक आपके ईसीयू के पास में। हाँ जी, कि मुझे आरपीएम इतने रखने हैं। अब दोस्तों, इसमें जो हमने ईसीएम और बीसीएम की बात की, ऑटोमेटिक में एक चीज और होती है, वो होती है टीसीयू। हाँ जी, ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट या ट्रांसमिशन टीसीएम बोलते हैं। बात की हुई आपने इस पे। जो थर्ड जो टीसीयू होता है, वो सिंक होता है आपके ईसीयू के साथ में। ओके जी, बिल्कुल। ट्रांसमिशन कंट्रोल टीसीयू भी डिटरमाइन करता है इंजन के आरपीएम को। ऑटोमेटिक में जब हम टॉर्क कन्वर्टर में, जब हम ड्राइव मोड पे या स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं, आपने देखा होगा, जैसे हम एक्सीलरेटर इनपुट देते हैं तो वो टीसीयू कमांड देता है ईसीयू को कि इसके आरपीएम बढ़ा दिए जाएं। हाँ जी। तो उसमें जो ह्यूमन फैक्टर है, ह्यूमन एरर की बात कर रहे हैं, वो चीज़ वो नलीफाई हो जाती है। तो उसमें क्या है कि पैरिटी आ जाएगी 100 में से 100 ड्राइवर की, और वो ट्रिप नहीं करेगा, क्योंकि वो टीसीयू आरपीएम ना गिरे, वो ईसीयू को कमांड दे देगा इसके आरपीएम को बढ़ाने के लिए। तो वो उतने आरपीएम नीचे आएंगे नहीं और वो ट्रिप ही नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द ओमिशन ऑफ द ह्यूमन फैक्टर। यस, जैसे आपने बोला कि ड्राइवर की बात भी आ गई, दूसरे गियर वाली। हाँ, मैं अब दोस्तों, पंजाब में हम रहते हैं, जिस भी व्यूवर को एसी ट्रिप कर रहा है, जिसने फिक्स नहीं किया, वो आप मेरे पास गाड़ी ले जाइए, मैं उसको ट्रिप नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि दिक्कत है क्या, और मुझे पता है कि मैंने गाड़ी को चलाना कैसे है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ड्राइवर को ब्लेम कर रहा हूँ, इसमें ह्यूमन फैक्टर प्लस शॉर्टफॉल इन द एल्गोरिदम, ये 2 चीजें काम करती है। एक क्वेश्चन है। यस, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम अभी इन्होंने बेस में ही देना शुरू कर दिया है, जिसमें कथित तौर पे होता क्या है कि गाड़ी आपकी थोड़ी देर के लिए जब रुकती है, हालांकि मैं इसका कोई फैन नहीं हूँ फीचर का, मैं तो नहीं, आपको फैन होना चाहिए, मैं ऑफ ही करके रखता हूँ। मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, बिकॉज मनीष जी गाड़ी मोशन में भी होती है तब भी कई बार बंद हो जाती है, टी रॉक तो वो मुझे नहीं पता कि ये चीज सही है कि गलत, मैं उसको ऑफ ही रखता हूँ। आप रिलायबिलिटी की वजह से बोल रहे हैं। एक मुझे लगता है कि जब गाड़ी अपने आप ऑन होती है तो बैटरी पे भी कहीं ना कहीं उसकी लाइफ कम होती है। मुझे अगर इंजन ऑन कर दिया ना सुबह मैंने, तो मैं टर्बो के साथ भी बोल रहे हैं कि टर्बो, मुझे उसको खुद ही ऑफ करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि स्टार्ट स्टॉप जो है अपनी मर्जी से ऑन ऑफ करे, मैं रियलाइज करूँ कि अरे गाड़ी ऑफ थी अब ऑन हुई है। तो स्टार्ट स्टॉप भी है इसमें, जिसका मकसद ये है कि एवरेज
या फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया हो गाड़ी की, तो एसी अभी जैसे अब B2B जा रहे हो, आइडलिंग पे हो, सिग्नल पे हो, कैबिन ठंडा है, वो तो ऑफ हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ सुंदर जी, पहले तो जो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है ये फोक्सवैगन ने अभी नहीं लाना शुरू किया। ये एक टेक्नोलॉजी है ब्लू मोशन टेक्नोलॉजी। हाँ जी। ब्लू मोशन टेक्नोलॉजी जो पसाट B7 और B6 पसाट से शुरू हो गई थी, B7 पसाट से, उसमें ब्लू मोशन टेक्नोलॉजी में ब्रेक एनर्जी रिकूपरेशन के साथ में एक स्टार्ट ऑफ सिस्टम डाला गया था। अब अगर आपको स्टार्ट स्टॉप सिस्टम में ऑब्वियसली उसमें क्या होता है, अगर आपका स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है अगर गाड़ी में, वो क्या करता था, जैसे ही आप ड्राइव मोड में हैं, जैसे आप ब्रेक लगाते थे गाड़ी स्टॉल होती थी, हाँ जी। गाड़ी को लगता था कि मैं सिग्नल पर हूँ, तो गाड़ी अपने आप को ऑफ कर देती थी। ठीक है, इसका मकसद ये था कि जस्ट टू सेव प्रेशियस फ्यूल। ठीक है, बट सुंदरदीप जी ऐसा नहीं है कि इसमें इंजीनियरिंग वेग नहीं है। वेग क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप गाड़ी का जिसके बीच में फोक्सवैगन की जो आपका यूजर मैनुअल आता है ना, उसमें अगर आप देखेंगे, अगर इसका इंजन स्टार्टर सिस्टम में जाएंगे, इंजन स्टार्टर सिस्टम के पीछे भी बहुत बड़ा एक एक्सटेंसिव एल्गोरिदम काम करता है, प्रोग्रामिंग काम करती है। जो आपने बैटरी की बात की या इंजन टेम्परेचर की बात की, अब जिसने भी स्टार्टर सिस्टम डाला वो इतना अब नोविस तो था नहीं कि वो ऐसे ही वेगली डाल देगा। अब सभी को पता है कि इंजन का कूलिंग सिस्टम काम करता है इस आपके इंजन के साथ में, अब क्योंकि जो कंप्रेसर को रन डाउन करेगा वो आपका इंजन ही करेगा। बिल्कुल। मैं ना ये वीडियो के साथ में जो इसके पर्टिकुलरली मेरे पास है, इसका एग्जैक्टली है यूज़र मैनुअल में भी, और जो ट्रेनिंग जर्नल है उसमें लिखा हुआ है, उसमें अराउंड 17 to 18 फैक्टर्स एल्गोरिदम काम करता है। बहुत सारी ये चीज़ें डिटरमिन करता है कि स्टार्टर सिस्टम कब काम करेगा। उसमें से मैं 4-5 आपको बताना चाहूँगा, आपके जो आपने पॉइंट उठाए हैं वो। पहले बात है अपनी बैटरी। सुंदर जी, स्टार्टर सिस्टम आपने देखा होगा कई बार, जब आप 4-5 दिन बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ए के साथ में ऊपर एक कट लगा होता है, वो बता देता है कि स्टार्ट ऑफ सिस्टम नॉट अवेलेबल। हाँ जी, होता है, आता है। स्टार्ट ऑफ सिस्टम गाड़ी को तब बंद करेगा जब गाड़ी की बैटरी की वोल्टेज उस स्पेसिफिक रेंज में होगी, उतना चार्ज होगा कि उसको वो चला पाए और कम कर पाए। तो ये आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। 1 मिनट जी, मेरी ना स्लाविया का जी स्टार्ट स्टॉप कुछ दिनों से एरर आ रही थी। वो इसलिए एरर आ रहा है, ठीक हो गई वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी सर्दियां हैं, वो आप वाली बात ही हाँ, वोल्टेज ड्रॉप होती है कम टेम्परेचर में, तो उसमें जो प्रोग्रामिंग है, समझे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें कोडिंग है। अगर बैटरी में, इसकी बैटरी की स्टैंडर्ड वोल्टेज होती है 12.7 जी, तो टॉलरेंस, आप जैसे इन्वर्टर भी होता है टॉलरेंस रहती है कि अगर 12.1 से अगर नीचे आती है या 13.5 ऊपर जाती है तो ये काम नहीं करेगा। जी। तो ECU इज स्मार्ट इनफ, उसमें प्रोग्रामिंग है। अगर उसमें बैटरी का चार्ज डिटरमिन होता है वोल्टेज से, पता चलता है कि इसमें चार्ज है कि नहीं। अब बैटरी डाउन है तो वोल्टेज कम होगी। जैसे चार्ज उस रेंज से बाहर है, स्टार्ट ऑन सिस्टम आपका अनअवेलेबल हो जाएगा, अपने आप ए के ऊपर क्रॉस लगा आ जाएगा। वही चीज। मतलब अब बैटरी के ऊपर घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पहले बताया, इट्स नॉट 24/7 अवेलेबल। इट्स नॉट। अगर बैटरी की चार्ज, अब ऐसा भी नहीं होगा कि बैटरी में वोल्टेज करंट ही नहीं है, उसमें चार्ज ही नहीं है और गाड़ी ऑफ करके बैठ जाए खुद को और बाद में स्टार्ट ही ना हो पाए। ये देखिए कि गाड़ी और गाड़ी का कम चलती थी, वो एरर वो आ जाती है क्योंकि आपका वो मेंटेन नहीं हो रहा, चार्ज नहीं हो रहा मेंटेन, तो उसको बंद कर देगा। जैसे आप लंबे रूट पे जाओगे वो दोबारा से रिस्टोर हो गया, ट्रिप पे ठीक हो गया, मैंने कहा अपने आप ठीक हो गया कहीं। हाँ, वो नहीं है। ये चीज डिटरमिन करेगी आपकी गाड़ी का चार्ज, तो उसको वो संभाल लेगी उसकी एल्गोरिदम। चलो ये आंसर हो गया, बैटरी वाला देखने की कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी 50 बार 100 बार स्टार्ट हो, दोबारा हो, गाड़ियां बनी, बैटरी बनी ही इसलिए है, उसका काम है गाड़ी को पावर देना। बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक चीज हो सकता है कि अगर बिना स्टॉप के आपकी बैटरी 4 साल चल रही है तो शायद वो 3.5 साल चले। हाँ जी, ये फैक्टर रहेगा। क्योंकि क्रैंकिंग में बहुत सारा करंट ड्रॉ होता है तो जाता है, तो नथिंग टू वरी, कॉस्ट कोई ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी। दूसरी बात, आपने जो क्लाइमेट्रॉनिक AC की बात की है, उसमें एक ये भी पॉइंट है, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस एम्बिएंट बाहर वाला और अंदर का अगर बहुत ज़्यादा फर्क है तो भी ये अपने आप को काम नहीं करवाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 45 डिग्री से ऊपर है, अंदर टेम्परेचर उतना नहीं पहुंचा, AC की जरूरत है, तब स्टार्टर सिस्टम तभी नहीं काम करेगा। कैबिन अगर कूल्ड है, अगर उसको लग रहा है कि टेम्परेचर तब तक नहीं ड्रॉप होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, ये खुद ही गाड़ी स्टार्ट होगी, तब आपको फिर ब्रेक से पैडल नहीं उठाना पड़ेगा। मतलब गाड़ी की वोल्टेज चार्ज जो रिटेन किया वो, और कैबिन का टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर में डिफरेंस, अगर तो वो टॉलरेंस में है तभी वो गाड़ी अपने आप को बंद करेगी। अगर
नहीं है, गाड़ी को लग रहा है कि मेरे बंद होने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो बंद अपने आप को नहीं करेगी। या अगर उसने बंद कर दिया और ज्यादा लंबे टाइम तक वो बंद है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ तो वो अपने आप को स्टार्ट कर देगी। चलो भाई, अभी क्योंकि मैं ऑफ रखता हूँ, मैं अभी ये नोटिस डेफिनेटली करूंगा। ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हाँ बिल्कुल, आप कर लीजिए। तो ये चीज लिखी हुई है, हम ये वीडियो करते करते मैं आपको अभी जाकर व्हाट्सएप से आपको मैं भेजूंगा, तो आप जरूर डालिए उसमें ये दोनों चीजें। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें कि बाहर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, और इवन अगर रेन भी चल रही है, अगर रेन सेंसर भी लगा हुआ है, अगर उसको लग रहा है कि अंदर मिस्टिंग होगी तो भी वो अपने आप को बंद नहीं करने देगी। एक मैं लगे हाथ जी, इसका मैं शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा, या अगर मुझे लगता है 2-3 मिनट का भी आप एक्सप्लेनेशन दोगे मैं डाल दूंगा। यस, क्योंकि बात उठी है स्टार्ट स्टॉप पे। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया था, हमारी चर्चा भी हुई थी। बोला जाता है कि टर्बो इंजन्स को आइडलिंग करो, और अगर आप ट्रिप लगा रहे हैं 30-40 कर दिया, थर्ड यही बोले 30-40 किलोमीटर्स का, 50 किलोमीटर्स का, जब आप वापस आते हो तो उसको चलने दो 30-35 सेकंड, 1 मिनट, और फिर ऑफ करो जी। ठीक है। अब स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो है इसका, जब आपका एक्टिवेटेड रहता है तो वो तो अगर रास्ते में आपने कहीं हॉल्ट किया तो वो अपने आप वो ऑफ हो जाता है, फिर ऑन फिर ऑफ। तो वो साइंस तो जो है आप कह रहे वो हैम्पर ना हो, वो हैम्पर ना हो। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। तो आई वांट एन आंसर फ्रॉम यू जी। ओके, सुंदर जी, ऐसा है कि जो ऐसे 5-10 साल पहले टर्बो इंजन आते थे ना, उसमें और आपकी टेक्नोलॉजी का बहुत फर्क है, और खासकर जर्मन में। आपने एक चीज, हम अगर स्टार्टर सिस्टम से पीछे हट जाएं थोड़ा सा, आपने एक चीज नोट की होगी, जब हम गाड़ी को बंद भी करते हैं ना, कुछ टाइम पर उसका फैन चलता रहता है। हाँ जी, चलता रहता बिल्कुल। सब ये कुछ फैन आज से 15 साल पहले नहीं चलता था, गाड़ियों में साथ में बंद हो जाता था। हाँ जी। देखिए सर, आपने टर्बो की बात की, टर्बो में जो खराब करने का डिसाइसिव पॉइंट जो होता है वो होता है उसका टेम्परेचर, क्योंकि टर्बो का जो कोर का टेम्परेचर है वो 900 to 1000 डिग्री होता है। अब एज ए लेमैन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर 1000 डिग्री है उस टाइम पर इंजन 1000 डिग्री टर्बो का टेम्परेचर होता है कोर का, जो हॉट गैसेस का जो टर्बाइन होती है ना, टर्बो का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। 1000 डिग्री आप सर्च करिए, 900 से 1000 डिग्री पे ये टर्बो का टेम्परेचर होता है आराम से। तो अब स्टार्टर सिस्टम की जो बात कर रहे हैं कि अब अब्रप्टली इंजन बंद हो गया जी, कोई घबराने की सुंदर जी भी जरूरत नहीं है। मैं बाकी ब्रांड्स ने क्या लगाया मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादातर जो है मेरे पास उस पर बात करता हूँ। फोक्सवैगन में जो आपके टर्बो TDI TSI हैं, इनमें जो अब इंजन का जो कूलिंग सिस्टम है उसको चलाता है वाटर पंप, जो कूलेंट को सर्कुलेट करता है। हाँ जी, वाटर पंप। अब पहले वाली टेक्नोलॉजी में या पुराने इंजन में क्या होता था, पहली जनरेशन में क्या होता था, एक ही वाटर पंप होता था, वो चलता इंजन के साथ में। इंजन बंद हुआ, वाटर पंप बंद हुआ, कूलेंट की सर्कुलेशन रुक गई। इन गाड़ियों में एक सेकेंडरी वाटर पंप भी आता है जिसको हम एडिशनल कूलेंट पंप बोलते हैं। वो होता है इलेक्ट्रॉनिक। अगर आपका इंजन बंद भी हो गया तो वो कूलेंट की सर्कुलेशन को करता रहेगा। ठीक है। इंजन अगर बंद हो गया, इट डजंट मीन कि उसका कूलिंग सिस्टम रुक गया। उसमें रहता है कि अगर जब तक इतना टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता, जो 6 से 7 लीटर कूलेंट होता है, तब तक ये सर्कुलेशन में रहेगा। अगर आपने इंजन बंद भी कर दिया तो उसका जो सेकेंडरी वाटर पंप या एडिशनल कूलेंट पंप है जो नीचे इंजन के लगा हुआ, जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड है, वो अराउंड 2/3 ऑफ द कूलेंट को सर्कुलेशन में रखेगा हेड से, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। अब आ गई टर्बो की बात। नहीं, अब मैं आइडलिंग शुरू में तो करनी जरूरी है जी, जब गाड़ी चला के आ गया हूँ, क्योंकि उस टाइम गाड़ी ठंडी है। करूँ कि ना करूँ? आइडलिंग 30 किलोमीटर में ट्रिप मार के आ गया, हाँ, उसमें मैंने स्टार्ट स्टॉप को डीएक्टिवेट किया हुआ था। अब मैं घर आ गया, कायदे से मैं 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स करता हूँ आइडलिंग के, यार बंद करने से पहले आइडलिंग। अब मैं करूँ कि ना करूँ? उसमें एक जो आप कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं करनी चाहिए। नहीं सुंदर जी, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं अभी बात मेरी पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी। जो ऑटो स्टार्ट सिस्टम है वो भी देखेगा कि टर्बो का और इंजन का टेम्परेचर क्या है। अगर वो ज्यादा हुआ तो वो तब भी नहीं बंद करेगा इंजन को। मैंने जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी वेंटो वाली, उसमें मैंने साफ साफ बोला था कि हम यूजर मैनुअल नहीं पढ़ते। ये चीजें लिखी हैं यूजर मैनुअल में। यूजर मैनुअल में टर्बो इंजन के साथ साथ लिखा होगा, अगर इफ योर कार इज ड्रिवन हार्ड जी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जी, allow it to cool down for 1 to 2 minutes. Do not switch off the engine abruptly. This is clearly written in the owner manual. Okay. What it means, okay? इसका मतलब ये है कि अगर हार्ड का मतलब ये है कि इंजन चला हाई आरपीएम पर 25 to 3000 मींस गाड़ी चली 120-130 की स्पीड पे फुली लोडेड। ऑब्वियसली अब टर्बो का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा क्योंकि टर्बो अपने पूरे बूस्ट पे काम कर रहा है। अब इंजन अगर तेज़ घूम रहा है तो इंजन का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो टर्बो के जो आरपीएम 2 से 3 लाख आरपीएम होते हैं, उसको नीचे आने के लिए लगता है थोड़ा टाइम। बिल्कुल।
अगर गाड़ी है हार्ड ड्रिवन हुई है और टर्बो स्पूल कर रहा है, अगर उस टाइम पर इंजन बंद कर दिया तो उस टाइम पर दोनों कूलेंट पंप की जरूरत होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी की, क्योंकि जो सेकेंडरी वाटर पंप है वो सर्कुलेशन पूरा नहीं करता, वो कुछ थोड़े हद तक करता है। उस टाइम पर जरूरत होती है प्राइमरी वाटर पंप की। हाँ, प्राइमरी वाटर पंप। अगर इंजन हार्ड अगर ड्रिवन ड्राइव हुआ प्राइमरी, उस टाइम पर गाड़ी को बंद नहीं करना चाहिए, खासकर टर्बो इंजन को भी ठंडा करने के लिए, और टर्बो के रन डाउन को नीचे लानी। रन डाउन टाइम होता है कि उसके आरपीएम ऑपरेटिंग नीचे आ जाए, बंद हो जाए, ये चीज ध्यान रखनी। बट ऑटो स्टार्ट स्टॉप में तो ऐसा है ना कि आप सिटी में हैं, सिटी में तो इंजन आपका चल रहा है 1000, 1200, 1300 पे मैक्सिमम, ना उतना टेम्परेचर पहुंचेगा, तो उस टाइम पर ऑटो स्टार्ट स्टॉप का एल्गोरिथम काम करेगा। ये दिस इज ए डिफरेंट थिंग। गाड़ी हार्ड ड्राइव चला के आए हो हाईवे पे, उस टाइम पर आपको बंद नहीं करना, उस टाइम पर ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी नहीं बंद करेगा। आप चेक कर लीजिए उसके ऊपर, वो गाड़ी को बंद नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा। तो जो हमने ऑटो स्टार्ट स्टॉप पे एक बैटरी की बात की है, एक आपके एम्बिएंट एसी कैबिन की बात की है, उसके साथ में एक फैक्टर यही है, अगर कंपोनेंट्स का अगर टेम्परेचर ज्यादा है, टर्बो का, आपके इंजन का कूलेंट टेम्परेचर और ऑयल टेम्परेचर जनरली होता है 90 डिग्री सेल्सियस, अगर वो ज्यादा है 110, 120 है, तो अब ऑयल पंप चलता है इंजन के साथ में, अब ऑयल कूलर असेंबली तभी काम करेगा और इंजन चलेगा। उस टाइम पर इंजन ने आप लोग को बंद कर लिया तो ऑयल रह जाएगा गर्म और पिस्टन आपके वो फूलना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, पिस्टन। हाँ जी। तो उस टाइम पर आपको इंजन नहीं बंद करना, बट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम काम इज मेंट फॉर द सिटी। आप भगा के आ रहे हो जैसे कि वो गाड़ी अपने आप को बंद नहीं करेगी, बट स्टार्ट ऑफ सिस्टम के लिए आपको ह्यूमन फैक्टर देखने की जरूरत नहीं है। कोई आपको एंजाइटी नहीं लानी, ना बैटरी की, ना उसके एसी की, कैबिन की, वो क्योंकि उसके एल्गोरिथम में कोडिंग है कि इसको कब होना है, क्योंकि ये बात ब्रांड को भी पता है, जिसने बनाया है, जिसने डाला, उसको ये चीज़ें पता है। रेदर देन कि हम तो उस लेवल पर है ही नहीं इंजीनियर्स जो उस लेवल पर बैठे हुए हैं। कोई भी एप्लीकेबल टू एवरी ब्रांड, अगर वो चाहे किसी जापानीज ने या कोरियन ने भी डाला है, चाहे टाटा ने भी डाला है, ये नहीं है कि स्टार्ट फ्रॉम डाल दिया। स्टार्ट फ्रॉम का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी में जैसे ब्रेक पैडल वाला गाड़ी बंद हो गई, इतना सिंपल, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉनिकली और एल्गोरिथम कंट्रोल्ड, उसमें अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इफ्स एंड बट्स हैं। बिल्कुल, अगर वो रेंज में है, अगर इन 10 फैक्टर में से एक भी फैक्टर अगर रेंज से बाहर है तो वो गाड़ी बंद नहीं होगी। सो नथिंग टू वरी। आई होप आपके डाउट्स मतलब मैं बताता हूँ, रुकिए। एसी की वीडियो थी, तो पहली बात तो हमारा ये जो शक और शुबा था पार्ट्स को लेके वो भी दूर हो गया। ये सुनिश्चित किया गया है कि फिक्स के बाद एसीज की दिक्कत नहीं आएगी। मैनुअल ट्रांसमिशन में, ऑटोमेटिक में क्यों नहीं आ रही, इसका भी टेक्निकली आज हमें आंसर मिल गया। ह्यूमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। मेरी जो स्टार्ट स्टॉप में एरर आ रहा था वो एरर है ही नहीं, वो उसका भी मुझे जवाब मिल गया। और वो परसों ठीक कैसे हो गया जब मैंने वीडियो भी डाली है, वो चार्ज हो गई, वो उसका भी मुझे आंसर मिल गया। तो मनीष जी के आने का ये फायदा तो हो गया कि बड़ी चीज़ों के आंसर्स मिल गए हैं। आई होप आपको ये एसी वाली वीडियो के सभी जवाब जो है वो मिल गए होंगे। किसी का अभी भी कोई डाउट है, मनीष जी खुद इसको आंसर करेंगे। नीचे आप कमेंट कीजिए, कमेंट में डालिए। और मैं ये भी मानता हूँ मनीष जी के बहुत लोगों ने झूठ लिखा है मेरे कमेंट सेक्शन में, जिनके पास गाड़ियां है भी नहीं गाड़ी। ठीक है, चलो उसको मैं उसमें डिस्कस नहीं करना चाहते। दूसरी वीडियो सर, एक ना मैं आपको रोक कर एक बात करना चाहूँगा सर। एक डीजल स्कैंडल के ऊपर बड़ा लोग बोलते हैं, उस पर भी बात करते हैं। मैं कहता हूँ चौथा टॉपिक वो बना देते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो जो है वो ईपीसी में डालने वाले हैं दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।